इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पोइम द एनिवर्सरी बाय जॉन डन के मेन आइडिया को, ओवरऑल समरी को, स्टैंजा एनालिसिस को, थीम्स को, पोएटिक डिवाइसेस को और एंड पे हम देखेंगे कुछ एग्जाम के हवाले से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। मैं कोशिश करूंगी अगर आप एग्जाम नाइट पे इस वीडियो को सुन रहे हैं तो थॉरोली आप इस पोइम को अंडरस्टैंड कर लें और आपको नोट्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अगर हम ओवरऑल इस पोइम के बारे में बात करें तो स्पीकर कहता है कि दुनिया की हर चीज जो है वो ओल्ड हो जाएगी और इवेंचुअली डाई हो जाएगी, लेकिन जो उसका लव है उसके पार्टनर के लिए वो कभी भी फेड नहीं होगा। उसके बाद स्पीकर अपनी पावर ऑफ लव के बारे में बात करते हुए कहता है कि जो उसकी और उसके लवर की स्पेशल वर्ड है, स्पेशल दुनिया है, यानी कि वर्ड ऑफ लव, उसके अंदर वो और उसका लवर एक किंग और क्वीन की तरह हैं। उनका लव इतना पावरफुल है कि उनकी स्पेशल वर्ड के अंदर, वर्ड ऑफ लव के अंदर, टाइम और डेथ भी उनको हर्ट नहीं कर सकती। पोइम का मेन आइडिया देख लेते हैं। स्पीकर लव के पावर के बारे में बात कर रहा है कि उसका जो लव है उसके पार्टनर के लिए वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना डीप है कि वो कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है इफेक्ट ऑफ टाइम एंड डेथ को, यानी कि टाइम और डेथ का उनके लव के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। स्पीकर कहता है कि उसका लव जो उसके पार्टनर के लिए है वो एक प्राइवेट किंगडम की तरह है। इवन अगर डेथ उन्हें अप्रोच कर लेगी और उनकी फिजिकल बॉडीज डिके हो जाएंगी, लेकिन फिर भी उनका लव हमेशा के लिए रहेगा। सबसे पहले हम पोइम की ओवरऑल समरी को देख लेते हैं, उसके बाद स्टैंजा एनालिसिस पे आएंगे। पोइम में जॉन डन ने सेलिब्रेट किया है लव की इटर्नल और ट्रांसेंडेंट नेचर, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर को, और उसने इस नेचर को कंट्रास्ट किया है फिजिकल वर्ल्ड की डिके और इम्परमानेंस के साथ। स्पीकर कहता है कि फिजिकल वर्ल्ड तो इम्परमानेंट है, फिजिकल वर्ल्ड की हर चीज जैसे कि ब्यूटी, पावर, वो एक दिन ओल्ड हो जाएगी और इवेंचुअली डाई हो जाएगी, लेकिन जो उसका लव है उसके पार्टनर के लिए, उसके लवर के लिए, वो डिफरेंट है, स्ट्रॉन्ग और डीप है। वो एक्ट करता है एक परमानेंट प्राइवेट वर्ड की तरह जिसको टाइम टच या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। स्पीकर कहता है कि फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जब हर चीज ओल्ड हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, इवेंचुअली डाई हो जाएगी, तो स्पीकर का जो लव है उसके लवर के लिए, उसके पार्टनर के लिए, वो परफेक्ट रहेगा। उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा पास्ट का, फ्यूचर का, एजिंग का, टाइम का। स्पीकर कहता है कि उसका और उसके लवर का जो लव है वो उनको लिफ्ट कर देगा एक स्पेशल प्लेस के अंदर। वो स्पेशल प्लेस क्या होगी? वो होगी वर्ड ऑफ लव। वहाँ पे वर्ड ऑफ लव में वो दोनों रूलर्स होंगे एक दूसरे के ऊपर। इवन अगर उस स्पेशल प्लेस के अंदर, उस वर्ड ऑफ लव के अंदर उन्हें डेथ अप्रोच कर लेगी और उनकी फिजिकल बॉडीज जो हैं वो डाई हो जाएंगी, डिके हो जाएंगी, फिर भी उनकी सोल्स कनेक्टेड रहेंगी क्योंकि उनका लव इतना पावरफुल है कि वो लव के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा एजिंग का या टाइम का या डेथ का। पोइम के एंड पे स्पीकर जो है वो सेफ और कॉन्फिडेंट फील करता है अपने और अपने लवर के प्राइवेट रिलेशनशिप के अंदर। वो कहता है कि उसकी और उसके लवर की लाइफ साथ में एक लास्टिंग हाई रैंकिंग किंगडम की तरह है जिसके ऊपर आउटसाइड की लाइफ की प्रॉब्लम्स या चेंजेस इन सोसाइटी का कोई भी हार्म नहीं होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। टोटल इस पोइम के 3 स्टैंजा है, वन बाय वन सबको देख लेंगे। मैं ओवरऑल स्टैंजा को एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि टाइम वेस्ट ना हो और सिर्फ उन्हीं लाइंस को इंक्लूड करूंगी जो अक्सर एग्जाम में एनालिसिस के तौर पर आती हैं। फर्स्ट स्टैंजा में स्पीकर कंट्रास्ट शो करता है फिजिकल वर्ल्ड का अपने लव के साथ। वो कहता है फिजिकल वर्ल्ड के अंदर हर चीज जैसे कि ब्यूटी, पावर, वो ओल्ड हो जाएगी और एक दिन इवेंचुअली डाई हो जाएगी, लेकिन उसका जो लव है उसके पार्टनर के लिए वो स्ट्रॉन्ग और डीप है। वो इतना स्ट्रॉन्ग और डीप है कि वो एक्ट करता है एक प्राइवेट और परमानेंट किंगडम की तरह जिसके ऊपर डेथ का, एजिंग का या फिर टाइम का कोई इफेक्ट नहीं होगा। स्टैंजा के अंदर स्पीकर सेलिब्रेट कर रहा है अपनी और अपने लवर की फर्स्ट एनिवर्सरी को। वो यूज कर रहा है इस फर्स्ट ईयर मार्कर को, यानी कि फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी को, एज अ वे टू प्रूव कि उनका जो लव है वो स्पेशल और सुपीरियर है टू द पैसेज ऑफ टाइम। स्पीकर कहता है कि उनका बॉन्ड ऑलरेडी एक स्टेट ऑफ इटर्नल परफेक्शन पे पहुंच चुका है दैट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय ऑर्डिनरी ईयर्स। वो कहता है कि उनका रिलेशनशिप एक यूनिक और इमॉर्टल फोर्स की तरह है, एक परमानेंट फोर्स की तरह है जो सुपीरियर है फेडिंग थिंग्स इन द फिजिकल वर्ल्ड से। मतलब फिजिकल वर्ल्ड में इम्परमानेंस है, फिजिकल वर्ल्ड की हर चीज एक ना एक दिन डिके हो जाएगी, लेकिन उनका जो लव है वो इमॉर्टल फोर्स की तरह है, वो परमानेंट है, वो कभी भी फेड नहीं होगा, कभी भी डिके नहीं होगा फिजिकल वर्ल्ड की तरह। उसके बाद हम फर्स्ट स्टैंजा की कुछ लाइंस को देख लेते हैं जो अक्सर एनालिसिस के तौर पर आ जाती हैं। पहली लाइन है ऑल किंग्स एंड ऑल देयर फेवरेट्स, ऑल ग्लोरी ऑफ ऑनर्स, ब्यूटीज, विट्स। विट्स कहते हैं पर्सन की मेंटल एबिलिटी टू थिंक को,
इसमें उन सारी चीज़ों की लिस्ट दी गई है जिनकी सोसाइटी में टिपिकली वैल्यू की जाती है, जैसे कि पॉलिटिकल पावर, फेम, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस एंड इंटेलिजेंस। इन सारी चीज़ों को इन लिस्ट करने का मतलब ये है कि स्पीकर बताना चाहता है कि फिजिकल वर्ल्ड की इवन जो इम्प्रेसिव चीज़ें हैं वो भी टेम्परेरी हैं और इवेंचुअली वो एक दिन डिके हो जाएंगी, फेड अवे हो जाएंगी और डाई हो जाएंगी, लेकिन उसका लव उसके पार्टनर के लिए परमानेंट है। यहाँ पे वो कंट्रास्ट शो करता है अपने लव का फिजिकल वर्ल्ड के साथ। उसका लव कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी भी डिके नहीं होगा। सेकेंड लाइन है ओनली आवर लव हैथ नो डिके। यहाँ पे वर्ड ओनली को यूज करके वो कंट्रास्ट शो कर रहा है फिजिकल वर्ल्ड और अपने लवर के रिलेशनशिप और लव के दरमियान। वो कहता है कि फिजिकल वर्ल्ड की तो हर चीज डिके हो जाएगी, वो तो परमानेंट नहीं है, लेकिन उनका लव जो है वो परमानेंट है, वो कभी भी डिके नहीं होगा। लास्ट लाइन है रनिंग इट नेवर रन्स फ्रॉम अस अवे। यहाँ पे शो किया गया है कि उनका जो लव है वो इतना पावरफुल है कि उसने टेम कर लिया है टाइम को। जहाँ पे टाइम फिजिकल वर्ल्ड की हर चीज को लेके जाता है इवेंचुअली डिके की तरफ, डेथ की तरफ, लेकिन उनका लव इतना पावरफुल है कि उसने कैप्चर कर लिया है टाइम को। उनकी स्पेशल वर्ड यानी कि वर्ड ऑफ लव के अंदर टाइम का कोई फैक्ट नहीं होता। इवन अगर टाइम उन्हें डेथ की तरफ ले भी जाए, डेथ अप्रोच कर भी ले और उनकी फिजिकल बॉडीज डिके भी हो जाए, लेकिन उनकी जो सोल्स हैं वो कनेक्टेड रहती हैं क्योंकि उनका लव इतना स्ट्रॉन्ग है। तो स्टैंजा 1 में इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये शो किया गया है कि स्पीकर का जो लव है वो इटर्नल और परफेक्ट है, फिजिकल वर्ल्ड की तरह नहीं है जिसमें हर चीज डिके हो जाएगी। सेकेंड स्टैंजा पे आते हैं। स्पीकर कहता है कि जब डेथ अप्रोच कर लेगी उसको और उसके लवर को तो उनकी जो फिजिकल बॉडीज हैं वो डिके हो जाएंगी, लेकिन उनकी सोल्स कनेक्टेड रहेंगी क्योंकि उनका लव इतना स्ट्रॉन्ग है। वो कहता है कि डेथ सिर्फ टेम्परेरी सेपरेशन होगी उनकी फिजिकल फॉर्म्स की, क्योंकि उनकी सोल्स तो कनेक्टेड ही रहेंगी। स्पीकर डेथ को कहता है जस्ट अ डाइवोर्स ऑफ द बॉडी। वो कहता है कि बेशक उनकी फिजिकल बॉडीज जो हैं वो डिके हो जाएंगी, लेकिन उनका बॉन्ड फिर भी सरवाइव करेगा और थ्राइव करेगा बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ अर्थली लाइफ। डेथ के बाद उसकी और उसके पार्टनर की सोल जो है वो कनेक्टेड रहेगी और फ्री हो जाएगी फिजिकल डिके से। ये प्रूव करता है कि उनका लव जो है वो इमॉर्टल है, वो परमानेंट है। सेकंड स्टैंजा की कुछ लाइंस देख लेते हैं जो एनालिसिस के तौर पर आती हैं। पहली है बट सोल्स वेयर नथिंग ड्वेल्स बट लव। ये लाइन रिप्रेजेंट करती है कि स्पीकर और उसके लवर का जो रिलेशनशिप है, जो लव है, वो सिर्फ फिजिकल फीलिंग नहीं है, बल्कि उनका लव इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनकी जो सोल्स हैं वो कनेक्टेड हैं। इवन जब फिजिकल डिके हो जाएगा उनकी बॉडीज का, फिर भी जो उनकी सोल्स हैं वो कनेक्टेड रहेंगी। दूसरी लाइन देख लेते हैं। सोल्स देन ऑल हैंड्स बीइंग टुगेदर टू आवर ग्रेव्स। यहाँ पे स्पीकर कहता है कि जब उनकी बॉडीज फिजिकल डिके हो जाएगा उनकी बॉडीज का, वो डाई हो जाएंगे, फिर भी उनकी सोल्स यूनाइटेड रहेंगी और हमेशा साथ रहेंगी इवन एज दे गो टू देयर ग्रेव्स। दिस प्रूव्स देयर लव इज स्ट्रॉन्गर देन डेथ। स्टैंजा 2 में बेसिकली पावर ऑफ लव शो की गई है स्पीकर और उसके पार्टनर की, कि इवन जब डेथ अप्रोच कर लेगी उनको और उनकी फिजिकल बॉडीज डिके हो जाएंगी, फिर भी जो उनकी सोल्स हैं वो डीपली ज्वाइंट रहेंगी क्योंकि उनका लव इतना स्ट्रॉन्ग है। फाइनल स्टैंजा पे आते हैं। थर्ड स्टैंजा में स्पीकर कहता है कि उसका और उसके लवर का जो लव है वो एक प्राइवेट किंगडम की तरह है जिसके अंदर वो दोनों एक दूसरे के लिए रूलर्स हैं। वो आउटसाइड के फिजिकल वर्ल्ड के एक्सटर्नल थ्रेट्स से आज़ाद हैं। क्योंकि वो रूलर्स हैं अपनी स्पेशल वर्ल्ड के, वर्ड ऑफ लव के, तो वो डिसाइड करते हैं टू लिव देयर लाइफ फुली एंड लव ईच अदर। By being completely dedicated to their love, they create perfect kind of happiness that cannot be defeated by time and death। अब थर्ड स्टेंजा की हम कुछ important lines को देख लेते हैं जो एनालिसिस के तौर पर आ जाती हैं एग्जाम में। And let us ourselves and others how then here upon earth we are kings। ये लाइन शो करती है कि स्पीकर और लवर अपनी स्पेशल वर्ड के अंदर यानी कि वर्ड ऑफ लव के अंदर किंग एंड क्वीन की तरह है, रॉयलिटी की तरह है। वो उस किंगडम के अंदर एक दूसरे के ऊपर रूल करते हैं और उन्हें आउटसाइड के कोई भी थ्रेट्स नहीं हैं। दूसरी लाइन है लेट अस लव नोबली एंड लिव सो आवर रेन फ्रॉम दिस डे। वो दोनों डिसाइड करते हैं उस स्पेशल वर्ड के अंदर, क्योंकि उस स्पेशल वर्ड के अंदर वो रूलर्स हैं, वो डिसाइड करते हैं कि दैट देयर रिलेशनशिप इज अ नोबल किंगडम वेयर दे विल रूल टुगेदर फॉर एवर स्टार्टिंग इमीडिएटली सेफ फ्रॉम एवरीथिंग। बेसिकली थर्ड स्टैंजा के अंदर स्पीकर सिक्योर फील कर रहा है। वो कहता है कि उसका और उसके लवर का जो लव है वो एक प्राइवेट किंगडम की तरह है। उस किंगडम के अंदर उनका लव इतना परफेक्ट और सिक्योर है कि डेथ का या टाइम का किसी चीज का उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा।
कोई आउटसाइड वर्ल्ड की चीज़ उन्हें थ्रेट या हार्म नहीं कर सकेगी। जिस तरह बाहर की फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें डिके हो जाती हैं, उनका लव कभी भी डिके नहीं होगा, उनकी सोल हमेशा कनेक्टेड रहेगी। पोइम के थीम्स देख लेते हैं। सबसे पहला थीम है इटर्नल एंड टाइमलेस लव। पोइम के अंदर शो किया गया है कि स्पीकर और उसके लवर का जो लव है वो परफेक्ट है, टाइमलेस है और कांस्टेंट है। बाहर की फिजिकल वर्ल्ड की तरह वो कभी भी फेड अवे नहीं होगा, डिके नहीं होगा। सेकंड थीम है लव ओवरकमिंग डेथ। पोइम में शो किया गया है, स्पीकर कहता है कि डेथ सिर्फ एक टेम्परेरी सेपरेशन है। इवन डेथ अगर अप्रोच कर लेगी और उनकी फिजिकल बॉडीज डिके हो जाएंगी, फिर भी उनकी सोल जो है वो कनेक्टेड रहेंगी हमेशा, क्योंकि उनका लव इतना पावरफुल है। तीसरा थीम है द प्राइवेट किंगडम ऑफ ट्रू लव। क्योंकि स्पीकर और उसके लवर का लव इतना स्ट्रॉन्ग है, तो वो एक मेटाफोरिकल किंगडम की तरह है, एक प्राइवेट किंगडम की तरह है, जहाँ पे स्पीकर और लवर वहाँ पर एक दूसरे के लिए सुप्रीम रूलर्स हैं और फिजिकल वर्ल्ड के थ्रेट्स से फ्री हैं, आज़ाद हैं। पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो सबसे पहले इस पोइम के अंदर मेटाफर यूज हुआ है। मेटाफर हम कहते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन को, जहाँ पे हम एज या लाइक का वर्ड यूज किए बगैर कंपेयर करते हैं। तो इस पोइम के अंदर स्पीकर ने कंपेयर किया है अपने और अपने लवर के लव को एक प्राइवेट किंगडम के साथ। दूसरी पोएटिक डिवाइस इस पोइम के अंदर यूज हुई है हाइपरबोले। हाइपरबोले इन जनरल हम कहते हैं व्हेन यू मेक समथिंग साउंड मच बिगर, स्मॉलर, बेटर या फिर वर्स देन रियली इट इज। पोइम के अंदर स्ट्रॉन्ग एग्जैजरेशन यूज की गई है, ये शो करने के लिए कि लव इतना स्ट्रॉन्ग है स्पीकर और उसके लवर का कि वो कभी भी डिके नहीं होगा। मतलब कि इवन अगर डेथ भी अप्रोच कर ले, फिर भी ग्रेव के अंदर उनकी जो सोल्स हैं वो कनेक्टेड रहेंगी, उनका लव हमेशा के लिए रहेगा। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला है कि स्पीकर ने कंपेयर कैसे किया है अपने लव को फिजिकल वर्ल्ड के साथ। पहले ही हमने इसके बारे में बात की है। स्पीकर ने कंट्रास्ट शो किया है फिजिकल वर्ल्ड की इम्परमानेंस का और अपने लव की परमानेंट नेचर का। स्पीकर कहता है कि जिस तरह फिजिकल वर्ल्ड की सारी पावरफुल चीज़ें डिके हो जाएंगी, एक दिन इवेंचुअली डाई हो जाएगी, लेकिन उसका और उसके पार्टनर का जो लव है वो इतना स्ट्रांग है, वो इमॉर्टल फोर्स की तरह है, परमानेंट फोर्स की तरह है, वो कभी खत्म नहीं होगा। सेकंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम के हवाले से कि स्पीकर ने अपने लव को किंगडम क्यों कहा है। बेसिकली इस आइडिया से स्पीकर ये शो करना चाहता है कि उसके और उसके लवर का लव इतना परफेक्ट और सिक्योर है कि वो एक प्राइवेट किंगडम की तरह है, जहाँ पे स्पीकर और उसका लवर किंग और क्वीन की तरह है, वो रूलर्स हैं उस किंगडम के। बाय रूलिंग दिस किंगडम टुगेदर दे आर सेफ फ्रॉम द चेंजेस एंड डिके दैट हैपन्स इन द आउटसाइड वर्ल्ड। क्योंकि वो खुद अपनी वर्ल्ड ऑफ लव के अपने प्राइवेट किंगडम के रूलर्स हैं, तो वो हर किस्म के फेयर से आज़ाद हैं, आउटसाइड ऑफ फिजिकल वर्ल्ड के डिके से आज़ाद हैं। डेथ, टाइम और एजिंग उन्हें बिल्कुल हार्म नहीं कर सकते। इवन डेथ अगर अप्रोच भी कर ले उनके प्राइवेट किंगडम को और उनकी फिजिकल बॉडीज डिके भी हो जाएं, तो भी उनका लव इतना सिक्योर और स्ट्रॉन्ग है, फिर भी उनकी जो सोल्स हैं वो हमेशा के लिए कनेक्टेड रहेंगी।